जय हिंद। हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में दिसंबर 2008 के जितने भी सीडीपी क्वेश्चन आए हैं 30 नंबर के यानी 30 क्वेश्चन, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। बोला क्या है फर्स्ट में, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। हद तक ये सही हमको दिख रहा है, हद तक ये हमको सही दिख रहा है। चलिए आप दूसरा देखते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से नहीं होता, यहाँ एनवायरमेंट से भी होता है। लर्निंग करता कोई, ये रॉन्ग होगा। थर्ड वाला, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार के बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता नहीं। ऐसा अच्छी देखभाल जरूरी नहीं कि वह जन्मजात को पूरा कर दे, ऐसा नहीं है। वातावरण से भी कुछ होता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर भाषा विकास के लिए कुछ लर्निंग प्रोसेस चाहिए, उसके लिए बच्चा अच्छा सीख सकता है, स्कूल में भी सीख सकता है, पर्यावरण में भी सीख सकता है, और मित्रों के साथ भी अच्छा भाषा विकास सीख सकता है, परिवार में भी अच्छा सीख सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजेट के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? कैन नॉट बी अट्रिब्यूटेड टू पियाजेट थ्योरी, राइट? तो देखते हैं, ये पियाजेट थ्योरी के बारे में बात कर रहा है। तो पियाजेट ने सिद्धांत के अकॉर्डिंग कौन सा क्या नहीं कहा है, ये चारों ऑप्शन में देखेंगे तो देखा गया है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, नहीं गुणात्मक चरणों में नहीं होता। पियाजे ने गुणात्मक चरणों में नहीं बोला। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते नहीं, ये भी गलत है। निरंतर अभ्यास के अधिगम होता है, ये पियाजेट ने बोला था कि अगर हम उसमें प्रैक्टिस करें, कंटिन्यूअस अगर हम प्रैक्टिस करें, निरंतर अभ्यास करें, हम अगर कांस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं तो अधिगम हमारा लर्निंग अच्छा होगा। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है ना? तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। चौथा क्या कह रहा कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते नहीं। तो पियाजे ने क्या बोला था कि हमें उसमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, कांस्टेंट प्रैक्टिस करना, निरंतर अभ्यास करते रहना है, इससे हमें अच्छा लर्निंग होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल थॉट कौन से नहीं है? ठीक है, ये नॉट लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना, नहीं अधिकतर क्वेश्चन में होता है। तो कौन नहीं है? तो ये 3 ऑप्शन हमारे सही होंगे, एक ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो देखा जाए थर्ड क्वेश्चन में यह ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति नहीं, गलत। प्रतीकात्मक विचार, ये तो हमारा ये जो ध्यान वाला है, इसको समझिए आप, ये हमारा सही आंसर ऑप्शन है। हालांकि यहाँ पास नहीं पूछा तो हमें नहीं वाले को देखना है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती है पूर्व संक्रियात्मक, मतलब छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। प्रतीकात्मक विचार का, ये प्रतीकात्मक, ये यहाँ पास जो सिंबॉलिक थॉट है ना, उस बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट नहीं होता है। ओके, इसको ध्यान से आप देखिएगा, सिंबॉलिक थॉट नहीं होता है। यानी फिर इको होता है बच्चों के अंदर, फिर अनुक्रमणीयता, इरिवर्सिबिलिटी, ये भी होती है, ये भी होता है, ये भी होता है। यानी सॉरी ये थर्ड नंबर इको बच्चों के पास होता है, ये अहम होता है कि भाई मैं ये हूँ, मेरे इज्जत का सवाल है, ऐसा, ठीक है ना? तो ये गलत होगा, इसका मतलब ये सेकंड नंबर इज राइट आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है? Play has a significant role in development of young child for the following reason except, okay? खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा भूमिका निभाता है? तो देखते हैं कौन सा, किसके अलावा खेल
युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये गलत होगा। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता नहीं, ये इंद्रियों को उत्तेजित करके नहीं खेल को हम खेल सकते हैं। खेल युवा बच्चों के विकास में नहीं करता। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, यानी टाइम पास होता है। जो ये टाइम पास समय बिताने का एक सुखद तरीका के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी हम तो वहाँ खेलते ही हमारा समय जाता ही है, इसके अलावा हमारे बॉडी में डेवलपमेंट भी होता है खेल खेलने से। ठीक है, ये थर्ड इज राइट आंसर। चौथा तो गलत होगा, ये भी गलत है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? मतलब वो क्रिटिकली थिंकिंग कैसे कर सकता है, इनवाइट कौन कर सकता है, ये चारों ऑप्शन में देखेंगे। तो क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? नहीं, ये तो गलत हो गया, फालतू का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोच, ऐसा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, और उसमें बच्चा किसमें अच्छा क्रिटिकली सोच सकता है। देखिए, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? लगभग ये सही, उतना हम क्रिटिकली नहीं इसमें सोच सकते। सही में जवाब क्या है ये भी नहीं है। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? नहीं। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, तो इस पर क्या करेगा बच्चा, थोड़ा सा सोचेगा। अगर डिफरेंट टाइप्स के उसको सॉल्यूशन कर लाना है तो उस पर सोचेगा कि इसको हम कैसे लाएं। ओके, तो 4th ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से which one of the following option best describe progressive education? यानी कौन सा ऑप्शन अच्छे तरीके से प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा को समझाता है, बताता है, शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखिए कौन कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा के लिए हो सकता है। तो लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, यहां सबसे अच्छा आ गया लर्निंग। क्या? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। क्या करना? करके सीखना। ये करके सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा करके सीखता तो अच्छा उसमें विकास होगा। ठीक है, तो ए वैसे फर्स्ट नंबर तो राइट होगा, बट देखते हैं। थीमेटिक यूनिट, रेगुलर यूनिट एंड टेस्ट, ये भी रॉन्ग है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लेवलिंग स्टूडेंट, ये गलत है, ये भी रॉन्ग होगा। यानी करके सीखना, परियोजना विधि सहयोग से सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विकास के लिए। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में ये क्या कर रहा, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में लिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? कौन सा कथन बताता है? यानी which one of the following statements about progressive education explain education is life itself? ओके, तो 7 क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन को देखते हैं। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, बिल्कुल सरासर गलत। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं भाई, बिना स्कूल के थोड़ी ना उसका विकास हो सकता है, ऐसा बता रहे हो। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक, वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल एंड नेचुरल वर्ड को प्रतिबंधित करते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये शिक्षा स्वयं ही जीवन के बारे में इसका कथन ये सही है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करते हैं, और ये होता है राइट। जीवन सच्चा शिक्षक है, ऐसा गलत। ओके, तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में से कौन सा कथन बताता है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करते हैं। ठीक है, एजुकेशन इज स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। थर्ड इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलवर्ग के सिद्धांत के योगदान के अनुसार क्या कहा गया है कि कोलवर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? which one of the following can be considered as a contribution of कोलवर्ग थ्योरी? ओके, तो इसके योगदान के रूप में किसको माना जाएगा?
तो चलिए देखते हैं चारों ऑप्शन को कौन सा सही होगा। तो कोलबर्ग ने क्या किया था कि कोलबर्ग के सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता, ये बहुत अच्छी बात है, ये कॉग्निटिव मैच्योरिटी की बात कर रहा है, और नैतिक परिपक्वता यानी मोरल मैच्योरिटी और नैतिक मैच्योरिटी, नैतिक मोरल परिपक्वता और संज्ञानात्मक परिपक्वता, इसी को तो कोलबर्ग ने बताया था। ये सब इसको यही फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। चारों ऑप्शन फिर वो गलत हो गए इस प्रकार से, ओके। तो हम इसको इस प्रकार से बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है निकटवर्ती विकास का। और एक चीज और बता दो बच्चों, अगर चार ऑप्शन में जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है ना, सबसे ज्यादा लिखा होता है, वही अधिकतर 80% केसेस में ना वही सही होता है जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है, राइट। ऐसा ही देखिएगा। नेक्स्ट, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात कर रहा है। प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा, तो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं कौन सा है। द फेस व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। नहीं, गलत। द डेवलपमेंटल फेस व्हेन चाइल्ड टास्क कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो निकटवर्ती ये नहीं है, ठीक है, निकटवर्ती ये नहीं होगा। कॉन्टेस्ट इन व्हिच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विथ अ राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। एक संदर्भ है, एक हमारे पास कॉन्टेस्ट है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, यानी सेल्फ करना, उसको स्वयं करना। इसमें यानी उस कार्य को अगर वो स्वयं करता तो वो निकटवर्ती यानी प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो थर्ड नंबर इज राइट, ओके। द पॉइंट इज लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विथड्रॉ, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है। ये गलत, सरल, ये पूरा गलत, ओके। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंड्रोगाइनस पर्सनालिटी एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है। उभयलिंगी व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे। रिफर्स टू मैन विथ फेमिनिन ट्रेड्स, तो ये सारा गलत है। स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। नहीं, ये उभयलिंगी, ये स्त्री लक्षणों वालों को नहीं। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन, क्या दिया गया है, समायोजन। उभयलिंगी में उसमें कुछ स्त्री के भी गुण होंगे, कुछ मर्द के भी गुण होंगे। तो सेकंड इज राइट आंसर। मित्रण और अहंकारी होने की गलत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, ये गलत है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये सबसे बड़ा ऑप्शन है ना, आपको दिख रहा होगा, सबसे बड़ा ऑप्शन दिख रहा है, यही सबसे बड़ा ऑप्शन सही है। हैज अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसीडर्ड मस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेड्स, ओके। तो समायोजन होगा, उसका क्या होगा, कंसीडर्ड होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा कि बच्चे खालिस्तान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मीडिया के द्वारा भी होता है, समाजीकरण सोशलाइजेशन कारण भी होता है, और सांस्कृतिक कल्चर के द्वारा भी वो क्या कर सकते हैं, जेंडर रूल्स थॉट कर सकते हैं।
तो ट्यूशन, इसमें ट्यूटरिंग सरासर गलत है। बच्चे ट्यूटरिंग को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में एक यह है कि मानकीकरण यानी critiques of standardized test on has been that, तो कौन सा critiques of standardized test है, ठीक है ना। यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन सा हो सकता है, यानी मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं को कौन में से कौन सा हो सकता है। तो 12th नंबर के ऑप्शन को देखा जाए तो दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर वेस्ट, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये ए फर्स्ट इज राइट आंसर होगा हमारा। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, ये गलत बात है। परीक्षण अपनी आबादी पर लागू नहीं होता, ये गलत है। वे बच्चे क्षमता की यह तस्वीर नहीं देखते, ये भी गलत है, राइट। तो ए फर्स्ट नंबर इज राइट आंसर। 13 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, यानी द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी क्या होगी, तो इसको देखते हैं। बुद्धि की तेजी में बढ़ाई जा सकती है, नहीं। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बी इज राइट आंसर। सेकंड इज राइट आंसर, तो बाकी सब तो गलत होंगे। बुद्धि कई प्रकार से हो सकती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक सीखने के लिए शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का, यानी टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट टू लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, राइट। ठीक है, तो 14 नंबर का ऑप्शन कौन होगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, ये सही है। बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन आकलन करने में और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चे की प्रगति की निगरानी करने में और उसकी सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। सबसे पहले बात है कि उसके बच्चों की प्रगति के बारे में हम जानें और उसके बाद उपलब्धि स्तर को जानें, उसका प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल क्या है ये भी जाना हो जाता है, यानी मूल्यांकन में। तो इस प्रकार से फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, कौन सा ऑप्शन सतत और व्यापक कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन नहीं है, ये देखते हैं। तो देखेंगे इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, ये सही है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये भी सही है, इवैल्यूएशन वाला। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये सही है, ठीक है। यह बच्चों को धीमे, यही तो लिखा, ये धीमे खराब वराब जो भी लिखा है ऐसे निगेटिव वर्ड हो तो ये गलत होगा सरासर, ठीक है। 16 वाले, बच्चों में प्रतिभाशीलता लिखा, सॉरी प्रतिभाशीलता, ये हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है, ठीक है। गिफ्टनेस टू चाइल्ड कैन बी एक्टिविस्ट, तो दिखते हैं बच्चों में प्रतिभाशीलता किसके कारण है। तो सबसे पहले यहाँ तो अनुवांशिकता और वातावरण के बीच, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा ऑप्शन था ये पहला ही आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ हेरिडिटी एनवायरनमेंट के बारे में बात करा है। एक संसाधन, ये भी गलत है, ये सफल माता पिता ऐसा नहीं है। अनुवांशिक दिनचर्या अनुशासित दिनचर्या ये भी नहीं है, डिसिप्लिन रूटीन नहीं हो सकता। फर्स्ट इज राइट आंसर। इसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात करी है तो ये अच्छा हुआ। 17, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है।
तो क्यों माहौल की आवश्यकता होती है देखते हैं। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, नहीं गलत। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को अच्छा माहौल, क्योंकि उनको सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, इसलिए उनका उपयोग किया जाता है। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना और मुख्यधारा की भाषा सीख सके, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, ये होता। इस प्रकार से 17 का बी राइट आंसर होगा, बाकी रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके का उपयोग करना, यही तो सही है। यही सृजनात्मक यानी क्रिएटिव एंड टैलेंट चाइल्ड इन दिस क्लासरूम रीडर्स, तो हस्तक्षेप करता है कौन? यूज कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर। ये फर्स्ट इज राइट आंसर है। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाना, गलत। उन्हें प्रति स्नेही होने के नाते, गलत। ये भी गलत, राइट। इस प्रकार से 18 का फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? क्वेश्चन बोला नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहां नहीं है। ओके, तो एक कार को छोटे प्रतिबंधनीय खंडों में तोड़ना, नहीं, गलत। ये वैसे तो अगर नहीं होता तो ये सही होता। ये छोटे, अगर कार को हम छोटे छोटे तरीके से करते हैं तो अच्छा कार्य होता है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को पेशकश, यह भी सही है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियां समावेश, ये भी सही है। बट बेचैन होकर अक्सर उन्हें फटकारना, यह गलत है। किसी भी कार्य को फटकारना नहीं होता, डांटना नहीं है, उसको अच्छे से काम करवाना है। तो यही होगा, नहीं, ये तरीका हमारा नहीं होगा, यानी फोर्थ इज राइट आंसर। ओके, अगला सोच, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। पैटर्न इज डाइवर्जेंट थिंकिंग इन आइडेंटिफाइड चिल्ड्रन विच आर। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते कौन? तो आपको ये अलग अलग, ये जो पैटर्न के बारे में बात करता है, पैटर्न के बारे में अगर बात करता है तो ये विकलांग नहीं हो सकता, डिसलेक्सिया नहीं हो सकता, और ये सृजनात्मक क्रिएटिव उसके अंदर होना चाहिए, तब वो अलग अलग सोच करेगा, अलग अलग पैटर्न पर काम करेगा। ठीक है, अलग अलग सोच करेगा, अलग अलग कुछ अलग का वर्क करेगा, ये सब होगा सृजनात्मक। 21 बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता? ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या कह रहा है कि किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना। ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन था, बट यहाँ नहीं पहुंचा तो हमें नहीं वाला देखना। कुछ हल करते समय गलतियों को करने में प्रति ईमानदारी रखना है, ये भी सही है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का उपयोग करना, ये भी सही है। तो होगा कौन सा ऑप्शन? अभिसारण उत्तरमाली, ये क्या कैसा ऑप्शन है? ये सरासर गलत है। ये हम आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर नहीं कर सकते। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना ये गलत बात है। इसको हम शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या का हल ढूंढने के लिए सही ऑप्शन नहीं होगा, यानी इस प्रकार से ये फोर्थ इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? इमोशन, संवेग में कौन सा संवेग है? इस चार ऑप्शन है, कौन सा संवेग है? तो सरासर संवेग हमें कहाँ मिलेगा? स्मृति, ध्यान वगैरह ये सब फालतू चीजें है। डर हमारा फेयर डर है, ये संवेग मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, 23 क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसमें नहीं तो नहीं है। ओके, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। 3 साल का बच्चा, तो कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण होगा? कौन सा समझ हो सकती है उसके लिए?
तो देखते हैं बच्चे की दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। नहीं, बच्चा छोटा बच्चा, उसको बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव, अपने अनुभव पर आधारित है, अनुभव पर आधारित है। वो गया और वहां पर देखा और उसके बाद वो बताया। तो इस प्रकार से सेकंड इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा भूमिका, कौन सा रोल टीचर का अच्छा हो सकता है? ठीक है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। अनुशासन, कुछ बच्चे अनुशासनहीनता भी करते हैं, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण होता है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हों। यहाँ पास ये संवाद और पूछताछ, लर्निंग बाय डूइंग, इस प्रकार से अगर ये शब्द हैं तो ये सही होगा। ठीक है, क्रिएटिंग रिलैक्स स्पेस विच चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इक्वालिटी। ठीक है ना, सॉरी इंक्वायरी। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन यही होगा कि वह क्या करे, संवाद करे और पूछताछ करे। तो इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन इज राइट, रॉन्ग। 25 में क्या कह रहा है, which one of the following classroom encourage rich learning? कौन सी रिच लर्निंग कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ठीक है, तो देखते हैं, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों के पहुंच से परे हो। ये पहुंच से परे तो ये गलत हो गया, ठीक है ना, बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो और जो दिन में किसी भी समय प्राप्त की जा सकते हो, यही राइट आंसर है। ओपन एक्टिविटी होनी चाहिए, ओपन एक्टिविटी करना होना चाहिए। वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड ओपन सेबलेस और सस्पेल एनी टाइम ऑफ द डे। ओके, इस प्रकार से सेकंड इज राइट आंसर, बाकी तो सब गलत होंगे। नेक्स्ट 26, निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्य पुस्तक, ये टेक्स्ट बुक के बारे में कौन सा इन द क्लासरूम, कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन कौन कर सकता है? तो which one of the following best describes the role of textbook in the classroom? ओके, तो देखते हैं, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। हाँ, ये सही है भाई, पाठ्य पुस्तक की बात कर रहा है। वे एक राष्ट्र के अधिगम, ये गलत है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता मार्गदर्शन करते नहीं, गलत है। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन मानते हैं, गलत। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। 23 और 27 क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 में ने अपनी समझ फिल इन द ब्लैंक से प्राप्त की है, किससे? तो रचनावाद, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म होना चाहिए, यानी रचनावाद होना चाहिए बच्चों को, ठीक है ना, ये समझ रखनी चाहिए। 28, कक्षा के बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि उनको अगर देखा जाए तो मोटिवेट कब समझा जाएगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने, नहीं, गलत। मोटिवेट इसने, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखने, गलत। वे सभी उपस्थिति में नियमित हो, नहीं। वे शिक्षक के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रश्न पूछे, ये का लर्निंग बाय डूइंग, यानी आस्क करे, वो क्या करे, टीचर से वो आस्क क्वेश्चन करे, क्वेश्चन पूछे। तो ये इस प्रकार से
फोर्थ इज राइट आंसर। 29 निम्नलिखित में कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? कौन सा बच्चों के लिए अधिगम सही ऑप्शन होगा? ये देखिए कौन सा अधिगम में सुधार हो सकता है। 29 में नियमित स्कूल परीक्षा आयोजित की जानी गलत है। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ये थोड़ा सा हद तक हम इसको सही मान सकते हैं। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ये भी सही है। शिक्षक को वास्तविक जीवन, ये बहुत अच्छी बात है, वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे को साथ बातचीत करना चाहिए। चौथा इज राइट आंसर। बाकी ये थोड़ा थोड़ा नहीं, उतना नहीं अच्छा आंसर दे पा रहे थे। फोर्थ इज वेरी राइट आंसर। 30 क्वेश्चन अनुशासन, डिसिप्लिन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करना चाहिए, ये सही है। चुपचाप ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। आप देखिए चारों में से सबसे बड़ा ऑप्शन यही है ना, तो यही आंसर सही होगा। ऐसा होता है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी हम समझ सकते हैं कि जो लॉन्ग ऑप्शन वाले होते हैं ना, लॉन्ग ऑप्शन वाले जो आंसर होते हैं, लॉन्ग ऑप्शन वाला जो भी जिस क्वेश्चन का जो ज़्यादा बड़ा ऑप्शन होगा तो वो अधिकतर 80% केसेस में सही होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज 30 क्वेश्चन दिसंबर 2008 पार्ट 1 के हमने करा था, पेपर 1 के हमने करा था। अब हम दिसंबर 2008 के पेपर 2 को हम लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, जय हिंद।